अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नुमान अमजद। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर अभी अभी आपके एमडी कैट के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको पहले कवर करने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए इसको अंडरस्टैंड करने का। अगर आखिर में हम करेंगे तो आखिर में ऑब्वियसली फिर आप फ़ौरन से टेस्टिंग सेशन की तरफ चले जाएंगे, तो शायद इस चैप्टर को आप उतने अच्छे तरीके से ना पढ़ पाएँ। तो इसको पहले ऐड किया है ताकि किसी का बैकलॉग भी हो, बाद में भी उसको टाइम मिले तो वापस आके इन चैप्टर्स को, ऑल्टरनेटिंग करंट और फ्लूइड डायनामिक्स को करता रहे। तो ये जो हमारा वीक होगा वो इन दो चैप्टर्स पर फोकस्ड होगा। उसके बाद इसका वीकली टेस्ट होगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नॉर्मल सेशन जो इससे पहले हमारा स्केड्यूल था। ऑल्टरनेटिंग करंट का आज पहला लेक्चर है। हम सिर्फ फेज, जो कि पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर्स में से, वो पढ़ेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू फेज, तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में मैं आपको मेंटली प्रेप कर चुका था ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के लिए। बेसिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा से भी रिवाइज कर लेंगे ताकि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, आपको पता चल जाए एसी होता क्या है, एसी का कर्व कैसा होता है, एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर उसके बाद हम फेज पर मूव ऑन कर जाएंगे और हम देखेंगे कि फेज लीड और फेज लैग क्या होता है। उसके बाद ये आपका जो है वीडियो एंड हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, टेंशन नहीं लेनी, आसान सा है। शुरू करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट तब आपको समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट ये होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट ये होता है, डायरेक्ट करंट ये और वो नहीं होता। अब आप देखेंगे इन दोनों में और उन दोनों में आखिर क्या फर्क है कि मैं इन दोनों को डायरेक्ट करंट कह रहा हूं और उनको नहीं कह रहा। अभी पढ़ना कुछ नहीं है, जब मैं पढ़ूंगा तब आपने मेरे साथ पढ़ना है, जब मैं यहां पर हूं तो आपको यहां पर रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट करंट क्यों है? क्योंकि जो जीरो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उससे ऊपर ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट डीसी मैं इसको बोलूंगा। अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर ही मुसलसल रह रहा है, ना 1 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है ना कम जा रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर ड्रॉ करूँ तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मुसलसल 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता रहे तो उसको मैं इस तरह से शो करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और रेजिस्टर ड्रॉ करता हूँ। इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो कभी 0 हो जाता है, कभी ज़्यादा 1 एम्पियर हो जाता है, कभी 2 एम्पियर हो जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर आकर वो टच करता है सपोज 2.5 एम्पियर्स को और फिर वापस चला जाता है 0 पर, फिर ऊपर बढ़ता है 2.5 तक आता है, फिर 0 पर चला जाता है। तो इस तरह से होता रहता है, लेकिन हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है वो इसी एरो के अक्रॉस ही रहती है। यूनी डायरेक्शनल करंट है, यानी हमेशा इसी तरफ ही करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ देर इधर करंट फ्लो किया फिर उधर करंट फ्लो करना शुरू हो गया, नहीं, क्योंकि हमने ड्रॉ इसीलिए इसको हमेशा एक्स एक्सिस, ये जो जीरो वाली लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर ही किया है। तो ये वेरिएबल डीसी है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 5 एम्पियर ऊपर नीचे होता रहता है। मैक्सिमम यहाँ पर हमने इस केस में 2.5 लिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फ्लो इसी तरफ ही करता है। तो ये भी डायरेक्ट करंट है, ठीक है ना, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। अब इन दोनों में और इन दोनों में ये फर्क ये है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि इनकी डायरेक्शन चेंज जाती है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे भी चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से रजिस्टर ड्रॉ करूँ और ये वही रजिस्टर दोबारा ड्रॉ करूँ, तो जब तक इस रीजन में करंट रहता है तो 0 से मैक्सिमम पर पहुंचता है, वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड वापस 0 पर भी पहुंच रहा है। तो इस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है ना। 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, वापस 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, वापस 0 पे पहुंच गया और उसके बाद फिर ये नेगेटिव वाली साइड पर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब पहले करंट अगर ये वाला था तो अब उसके ऑपोजिट फ्लो होना शुरू हो गया है। अब वो इस तरफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच गया, फिर वापस 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0 पहुंच गया, फिर दोबारा इस तरफ फ्लो करना शुरू हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और इसकी डायरेक्शन भी वेरिएबल है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस वजह से नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस वजह से है कि इसकी डायरेक्शन वेरिएबल है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन की बेस पर ही इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द टाइप ऑफ करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है ना। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड तो इसका भी चेंज हो रहा है ना, लेकिन ये तो डीसी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग नहीं कहते, उसकी डायरेक्शन की वजह से कहते हैं।
अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, वापस ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता वो, तो वो डीसी ही है। ये डीसी है, ये डीसी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती रहती है। हम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसको ऑल्टरनेटिंग कह रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्या कोई ऐसी एग्जांपल भी है कि जिसमें डायरेक्शन जो है वो आगे पीछे होती रहे लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे? तो बिल्कुल, ये जो चौथा कर्व है ये उसी का है। आप देखें यहां पर अगर मैं रजिस्टर एक ड्रॉ कर दूं इस तरह से, इसमें इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में मिल रही है, सपोज ये 1 एम्पियर का करंट मुसलसल फ्लो कर रहा है और आफ्टर सर्टेन टाइम टी ये फौरन जंप कर जाता है -1 एम्पियर, फौरन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 1 से पहले 2 पर गया, 3 पर गया, नहीं, ये जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है कि विद इन नो टाइम, जीरो टाइम के अंदर वो उस तरफ वाले 1 एम्पियर से इस तरफ वाला 1 एम्पियर बन गया है, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह। ऐसा नहीं है कि यूं हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फिर नेगेटिव पर पहुंचे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फौरन नीचे पहुंचा। ये इसमें एक्स एक्सिस पर कोई भी टाइम नहीं गुजरा तो फौरन इधर हो गया। तो मैग्नीट्यूड अब यहां पर आके इसका क्या है, -1 एम्पियर, यानी कि अब इस तरफ करंट है और 1 एम्पियर है, मुसलसल 1 एम्पियर ही रह रहा है कंटिन्यूअसली, 1 एम्पियर से 0.5 0.7, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 0.5 0.7 हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन कभी इधर होती है फिर इधर हो जाती है, फिर इधर हो जाती है, फिर उधर हो जाती है। तो ये ऐसा है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो वेरिएबल है। तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि हमने डायरेक्शन की बेस पर करंट को डिफाइन करना, ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना है। तो ये एक बहुत ही फाइन पॉइंट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि जो करंट बढ़ता घटता रहे वही ऑल्टरनेटिंग है। नहीं, जो करंट बढ़ता घटता रहे वो डीसी भी हो सकता है, जो करंट कभी इस तरफ और कभी इस तरफ जाता रहे वो ऑल्टरनेटिंग है। ये है डेफिनेशन, ये नहीं होती इसलिए बता रहा हूं मैं, बेसिक डेफिनेशन है, जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते हैं कि ये तो आता ही है, नहीं आता होता, वो बेसिक पॉइंट मिस कर जाते हैं आप। तो ये वो बेसिक पॉइंट है, ये नहीं करना मिस। इस पर मैंने एमसीक्यू भी बनाना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत करेंगे स्टिल बताने के बावजूद भी, और मैं चाहता हूं कि वो गलत हो ताकि फिर आपको समझ में आए, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है। द टाइप ऑफ करंट हुज पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ये इसकी एक और डेफिनेशन है। अभी तक हम करंट की टर्म्स में बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही सारे ग्राफ्स अगर मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ बना दूं, यानी वाई एक्सिस पर ये 1 एम्पियर लिख रहा हूं, ये एम्पियर एम्पियर की बजाय वोल्टेज वोल्टेज लिख दूं, तो अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज भी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है ना। यानी कि अभी इस एंड पर पॉजिटिव है और इस एंड पर नेगेटिव है, तो जब करंट रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन तो फिर अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी, ये इस तरफ से पॉजिटिव मिल जाएगा इस रेजिस्टर को, उस तरफ से नेगेटिव मिल जाएगा और करंट फिर इस तरह से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो वोल्टेज की पोलैरिटी, यानी कभी उसका एक एंड पॉजिटिव कभी उसका दूसरा एंड पॉजिटिव, ये पोलैरिटी चेंज होना चाहिए तब उसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अगर करंट की डेफिनेशन करें करंट के हिसाब से तो हम कहेंगे जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती रहती है बार बार, तो वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपने इसको डिफाइन नहीं करना, वरना वो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। ये हमने डिफाइन कर लिया, समझ लिया होता क्या है अल्टरनेटिंग करंट। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, एसी कर्व की बेसिक्स। ये एग्जैक्टली वही स्लाइड है सारी की सारी जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बता चुका हूं। मैं हल्का सा इसको रिव्यू करूंगा जल्दी जल्दी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा चुका हूं रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो आप काइंडली उधर जाके इसको देख सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू, वो कभी 0 वोल्ट होगी, कभी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। जिस तरह हमने कहा करंट की बढ़ती घटती रहती है, वोल्टेज की भी बढ़ती घटती रहती है, और वोल्टेज भी पॉजिटिव से नेगेटिव होती रहती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह से बार बार होता रहता है। और ये पूरा का पूरा जो कर्व है, एक आइडियल एसी कर्व को साइन कर्व होना चाहिए। और साइन कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें आप कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अगर आपको पीक वाली वैल्यू पता है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। या थीटा की जगह अगर आप ओमेगा टी लिखेंगे तो आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। ये थीटा, यही थीटा फेज है जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। वी नॉट को हम पीक वैल्यू कहते हैं। टाइम पीरियड इज द टाइम आफ्टर विच द इंटायर एसी कंप्लीट्स वन साइकिल, यहां तक का, सॉरी, यहां से यहां तक का इसका एक टाइम पीरियड है। इसमें ये अपनी दोनों पीक्स टच करके वापस जीरो पर आ जाती है। या अगर आपने यहां से यहां तक का लेना है तो ये भी एक टाइम पीरियड है, फ्रॉम पीक टू एन अदर पीक ऑफ द सेम साइड,
ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो ये भी एक टाइम पीरियड है फ्रॉम पीक टू पीक ऑफ द सेम साइड, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है। एवरेज वोल्टेज जो होती है अगर इस सारे कर्व की लेंगे तो वो जीरो होगी। वो क्यों जीरो होगी मैं बता चुका हूँ, आपने वहां पर जाके इसको देखना है, जरूर देखना है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में। और इसीलिए चूंकि एवरेज वैल्यू जीरो है तो हम आरएमएस वाली वैल्यू यूज करते हैं। आरएमएस वैल्यू बराबर होती है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 का रूट, या पीक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 0.707, या 70% ऑफ पीक वोल्टेज। तो अगर पीक वोल्टेज यहां पर है, अगर पीक वोल्टेज जो है वो यहां पर है तो जो 70% ऑफ पीक वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगी। तो दिस इज द पीक वोल्टेज और दिस इज द आरएमएस वोल्टेज जो हम बयान करते हैं मोस्टली, ठीक है। पीक वैल्यू होगी, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है कि आप ये वाली पीक वैल्यू ने, ये 10 वोल्ट है सपोज, ये वाली पीक वैल्यू क्या होगी नेगेटिव 10 वोल्ट्स। तो यहां से यहां तक का जो फासला है वो कितना होगा, ये जीरो है, ये 10 वोल्ट इधर है, 10 वोल्ट इधर है, तो यहां से यहां तक का कितना वोल्टेज का डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट्स। दिस इज द पीक टू पीक वोल्ट्स, ठीक है ना। आपने दोनों पीक्स को ऐड कर देना है। मोस्ट ऑफन इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय पीक वैल्यू, दिस इज पीक टू पीक, पीटीपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय पीक वैल्यू गिव्स अस द पीक टू पीक वैल्यू। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया एसी कर्व के बेसिक्स का। हम आगे आते हैं, ज्यादा डिटेल में इसको आपने समझना है कि आरएमएस कहां से आया, एवरेज क्यों नहीं लेते, पीक क्यों नहीं लेते, आरएमएस के लेने की जरूरत ही क्या है। वापस जाएं, जरूर जाएं, रिकॉर्डेड हैं आपके पास या आपके पास फायदा है, उसको जाके देखिए और वहां से आप इसको समझ सकते हैं। दोबारा यहाँ पर अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, बेसिकली उसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, फेज ऑफ एसी। अब जैसा कि मैं यहां पर बात कर चुका हूं कि अगर आपको थीटा पता हो, आगे नहीं देखना, इस वीडियो को मत देखिए आगे अनलेस आप पीछे से देख के आए, ठीक है। अगर आप वो देख के नहीं आते आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी। अगर आती है तो वेरी गुड, अगर आपके बेसिक्स इतने क्लियर है, अदरवाइज यू शुड गो एंड वॉच दैट। अब एंगल, हमने कहा था कि अगर आपको एंगल थीटा पता हो तो आप उस एंगल थीटा के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि एंगल किस चीज का, एंगल तो दो लाइंस के बीच में होता है ना सर, यहां पर कौन सी लाइंस है, ये तो सिंपल कर्व है। तो होता इस तरह से है कि हम इस कर्व को सर्कुलर मोशन से लिंक करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा, आपको साथ एक सर्कल नजर आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एक साइकिल है, और यहाँ पर आपको एसी का एक कर्व नजर आ रहा है। एसी का आपको कर्व कह रहा है कि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुई, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, और हम कहते हैं इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 है, ठीक है ना। तो इस वोल्टेज वाले पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को हम इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं कि एसी का जो वेक्टर है वो इस साइड पर है और अभी 0 पर है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते 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 पीक पर पहुंच जाती है तो हम कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते 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 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ले आते हैं, यानी कि पूरे सर्कल का, पूरे साइकिल का क्वार्टर कवर करवा लेते हैं इसको। तो ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा और अब ये वेक्टर इधर आ गया, ये वेक्टर यहां पर था, रोटेट करके यहां पर पहुंच चुका है। कितना एंगल रोटेट किया, 90 डिग्री का एंगल, या रेडियन में कहें तो π/2 रेडियन का एंगल इसने रोटेट कर लिया है। और ये वाला जो पॉइंट है, पीक वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं, इस वेक्टर की इस ओरिएंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको इस तरह की डायग्राम दे और उसमें यूं वेक्टर ड्रॉ कर दे और आपको बताए ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो इस वक्त अपनी पीक पर है। तो आपने इसको देख के ये बता दिया, ठीक है ना। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर कोई बंदा आपको इस तरह से ग्राफ दे, सर्कल बना के यूं दे दे और बताए बच्चों, पूछे बच्चों क्या है ये, तो आप कहेंगे ये एसी है जो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आपने इस वाले पॉइंट को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इजी हो गया ना रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए एक नोटेशन इजाद की गई है कि इस चीज को इस चीज से रिप्रेजेंट कर दो। कौन बैठ के डायग्राम बनाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली, सिर्फ ये बता दो, जिसमें आपने सिर्फ डिफरेंट फेजेस पूरे साइकिल के ड्रॉ करने और बता देने। तो आप जो है फेज बता सकते हो। फेज का मतलब है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तो उसी तरह से इसके भी मराहिल हैं मुख्तलिफ, कभी ये 0 पर है, कभी मैक्सिमम पर है, कभी वापस 0 पर आएगा। उन मुख्तलिफ मराहिल को
हम इससे शो करते हैं, इस सर्कुलर मोशन वाली डायग्राम में, जिसमें एक वेक्टर आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करता है, कभी क्वार्टर कंप्लीट कर लेता है, फिर ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा तो हम कहेंगे ज़्यादा अगले फेज में पहुंच गया, ठीक है ना, उस तरह से। अब ये आते 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 जब मैक्सिमम से वापस इधर पहुंच जाएगा 0 पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को 90 डिग्री और रोटेट कर देंगे। तो अब ये वेक्टर रोटेट होके यहां पर आ गया, अब यहां पर पहुंच गया। अब इसने कितना एंगल कवर कर लिया, 90 डिग्री मजीद कवर कर लिया, टोटल इनिशियल पोजीशन से 180 डिग्री कवर कर लिया। तो मैं कहूंगा कि ये पाई रेडियन कवर कर लिया। साथ साथ दूसरा भी लिख देते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक हो गया। तो अगर कोई बंदा आपको डायग्राम बनाकर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, आपको बताया ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तुमने एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्रॉ की है। चाहे वो वोल्टेज हो, हम इस वक्त वोल्टेज कर रहे हैं, करंट को भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या कुछ भी ड्रॉ किया है जो इस वक्त अपना आधा साइकिल कंप्लीट कर चुका है। तो आपने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के ये स्टार्ट हुआ, आधा साइकिल कंप्लीट कर चुका है, अब ये अपनी 0 की वैल्यू पर है और नेगेटिव की तरफ जाने के लिए तैयार है। इस पूरी इंफॉर्मेशन को कूजे में बंद कर दिया, इस पूरे दरिया को इस कूजे में बंद कर दिया, सर्कल यूं ड्रॉ कर दिया, तो रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर एक और रोटेशन दे देंगे। अब हम कहेंगे कि ये 270 डिग्री का फेज है इसका, या 3π/2 रेडियंस का फेज है इसका, ठीक है। और फिर इसको जब कंप्लीट हो जाएगा साइकिल, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, 0 वैल्यू पर आ जाएगा ये वोल्टेज। हम इसको फर्दर रोटेट कर देंगे, वापस इधर आ जाएगा और ये पाई रेडियन या 360 डिग्रीज रोटेशन हो जाएगी इसकी, फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने एसी साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया सर्कुलर मोशन वाला, और इस सर्कल में रोटेट करवाया है हमने एक तीर, एक एरो, जिसको फिजिक्स की जबान में वेक्टर कहते हैं। और वो वेक्टर बस रोटेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और हम उसको बैठ के तक रहे हैं और उसको देख रहे हैं, और उससे हमें अंदाजा दिमाग में पता चल रहा है हमें कि एसी कहाँ जा रहा है। तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया है, थोड़ी सी ईजियर नोटेशन है, ठीक है। अब इसी वेक्टर का जो एंगल होगा कि ये कितना एंगल, ये 90 डिग्री रोटेट कर गया, 30 डिग्री रोटेट कर गया, वो एंगल हमें बता देगा कि एसी किस साइकिल में है। अगर मुझे कोई बंदा आके बता दे कि फेज एंगल है 270, तो मेरे दिमाग में फौरन धमाके से आ जाना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात कर रहा है, जो मीन से स्टार्ट हो के वापस मीन से गुजर के नेगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी है। तो उसने सिर्फ 270 डिग्रीज बताया मुझे, मैंने ये चीज इमेजिन कर ली है कि वो क्वांटिटी अपने 3 क्वार्टर्स कंप्लीट कर चुकी है। यहां से यहां तक 1 क्वार्टर, फिर 1 क्वार्टर और फिर 1 क्वार्टर और, तो 3 क्वार्टर्स कंप्लीट करने वाली इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है सिर्फ एक फेज एंगल से। तो फेज एंगल क्या है? फेज एंगल इज द एंगल दैट टेल्स अस विच पोर्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग साइकिल इज द एसी इन, ठीक है। The angle theta that tells us which portion of the alternating cycle is the AC in is called phase angle। ये हमें बताता है कि अपने पूरे साइकिल में AC कहाँ पर है, ऑल्टरनेटिंग करंट इस वक्त किधर पहुंचा हुआ है। कोई बंदा मुझे बताएगा कि जी 45 डिग्री का जो है फेज है, तो बताओ कहाँ होगा। तो मेरे दिमाग में फौरन धमाके से ये डायग्राम आएगी और मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा और मैं 45 डिग्री इधर ड्रॉ कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये हजरत साहब यहाँ से स्टार्ट हुए थे और अभी इन्होंने पहला क्वार्टर कंप्लीट नहीं किया, पहले क्वार्टर को भी फर्दर हाफ कर दिया है, तो ये अभी वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये भी डायग्राम आ जाएगी, तो मैं कहूँगा पहला क्वार्टर यहाँ तक कंप्लीट होना था, तो ये हजरत साहब अभी उसका भी आधा पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैंने ये चीज़ इमेजिन कर ली सिर्फ एक वर्ड 45 से, सिर्फ एक एंगल 45 जानकर मैंने ये डेटा ले लिया। तो फेज हमें ये बताता है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, बाय यूजिंग द फेज वेक्टर, जो हमने अभी वेक्टर ड्रॉ किया कि एक वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है, इस एरो अपनी जगह पे खड़ा है और वो घूम रहा है, ठीक है ना, उसकी टेल हमेशा सेंटर पर रहती है, उसका एरो ऐसे घूमता रहता है। सो अ फेज वेक्टर, व्हाट इज अ फेज वेक्टर? इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जिसने क्लॉकवाइज रोटेट किया उसका फिर मेरे से है बायकॉट, क्लॉकवाइज कभी नहीं करना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ एसी, वो जो फेज है उसी को रिप्रेजेंट हम करते हैं एक फेज वेक्टर से, जो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है, ठीक है ना। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वही बेसिकली हमें फेज बताता है। ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री रोटेट कर गया, तो यही 45 डिग्री फेज ही है,
इस वेक्टर का जो एंगल है वही फेज बताता है हमें। इस वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, इसमें मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ करूं इस तरह से, तो मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि जो ग्रीन वाला एरो है ये जिस एसी को शो कर रहा है उसकी वोल्टेज कम है, और ये जो रेड वाला एरो है ये जिस एसी को शो कर रहा है, मैंने दोनों एक ही सर्कल में शो किए हुए हैं, जो रेड वाला जिसको शो कर रहा है वो बड़ी वोल्टेज वाला है, ठीक है ना। जिस तरह वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करती है वैसे इसकी भी वैसे ही शो करेगी, आगे हम देखेंगे भी। और अब ये रोटेट कर रहा है, ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है ना। एंड ओमेगा, दैट ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई एफ। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आगे, दोबारा भी पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी कि कितने साइकिल्स, कितने रेडियन पर सेकंड रोटेट कर रहा है ये। अगर ये फास्ट रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है उस एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। अगर ये स्लो स्लो हौले हौले रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस एसी की फ्रीक्वेंसी कम है, वो एक साइकिल देर से कवर करता है, ठीक है। तो ये ओमेगा और ये एफ है, ये होगा पर सेकंड के हिसाब से कितने साइकिल्स पर सेकंड, और ये जो ओमेगा होगा ये होगा कितने रेडियंस पर सेकंड। तो इस फॉर्मूले में ये जो ओमेगा है ये बेसिकली उसी वेक्टर की रोटेशन की स्पीड है, ठीक है ना। हमने बात की थी उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में कि यहाँ पर तो कोई चीज सर्कल में घूम नहीं रही, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स या सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। इधर किधर से आ गई, तो वो इधर इस वजह से आएगी क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से, हम इसको रिलेट कर रहे हैं एक वेक्टर से जो रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। फेज वेक्टर की समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फेज लीड एंड फेज लैग। उससे पहले समराइज कर लें, वीडियो को पॉज करें, इसको देखें जरा, फिर मैं भी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब इंस्टेंटेनियस टाइम जीरो होता है, ठीक है, टाइम जीरो हुआ उस वक्त फेज भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर दूं, अच्छा जी, टाइम जीरो हुआ, फेज भी उस वक्त जीरो है, फिर उसके बाद टाइम T/4 हो गया, एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया, इसका π/2 का रेडियन हो गया, तो फेज π/2 हो गया। फिर उसके बाद यहां तक आ गए हम, टाइम T/2 हो गया। T क्या है, कैपिटल T, टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जितना टाइम लगता है उसका 1/4 कवर किया, फिर उसका 1/2 कवर किया, तो अभी हम 1/2 पर हैं, तो 1/2 में हम यहां तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। 1 क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर कंप्लीट हो चुका, तो पाई रेडियन इसका फेज होगा। उसके बाद हम 3/4 तक पहुंचेंगे, यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम क्या होगा 3T/4, तो उस वक्त हम यहां पर पहुंच चुके होंगे। एंगल होगा फेज एंगल 3π/2। ये सबसे कॉमन मिस्टेक आप करते हैं, आपको क्वेश्चन आता है कि जी 3 क्वार्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त फेज एंगल क्या होगा, तो आप कहते हैं 3π/4, गलत। 3π/2 होता है उस वक्त टाइम 3T/4 होता है। ये अभी आपको लग रहा है कि सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों ही भूलूंगा, ये आप ही भूलेंगे जनाब, ये आपके ही क्वेश्चन गलत होने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए वैसे, लेकिन होता है ऐसे, ठीक है ना। ये हमेशा हर साल होता है, हर बैच का ऐसे ही होता है। बताता हूं ये बात कि भी इस चीज को मलहूज़े खातिर रखना है। 3 क्वार्टर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो टाइम 3T/4 होता है, फेज 3π/2 होता है, π/4 नहीं होता। या तो उधर आप 3T/2 लगा देते हैं कभी कभार, वो गलत हो जाता है, या इधर आप गलती करते हैं और ये भी क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। उसके बाद हमने चौथा क्वार्टर कंप्लीट कर लिया, ये हजरत साहब यहाँ पर वापस पहुंच गए, 360 डिग्री हो गया, तो 2π रेडियन कंप्लीट, टाइम पीरियड पूरा, ठीक है। इन वोल्टेज भी आप देख लें, जीरो थी, एक क्वार्टर के बाद मैक्सिमम पर पहुंच गई, फिर दूसरे क्वार्टर के बाद वापस जीरो पर पहुंच गई, फिर तीसरे क्वार्टर के बाद नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद अगले क्वार्टर में वापस जीरो पर पहुंच जाएगी, और इसी तरह से करंट भी वैसा का वैसा ही वेरी करेगा, जीरो होगा, फिर मैक्सिमम, फिर वापस जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये पूरा का पूरा एसी साइकिल की एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलेटेड फॉर्म है, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फेज लीड और फेज लैग के ऊपर। यहाँ पर आपको 3 वेव फॉर्म शो की हुई हैं, और तीनों तस्वीरों में 2-2 वेव्स हैं, 1 और 2, उसको शो किया गया है वेव 1 और वेव 2 से, और उनके नीचे फेजर डायग्राम्स बनाए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा किस किस फेज में है। शुरू करते हैं पहली वेव से, ठीक
ठीक है, इसमें दो वेव्स हैं, एक है वेव 1 ये ऊपर वाली, दूसरी है वेव 2। ये दोनों दो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की वेव्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो आप देखें ये दोनों इकट्ठे जीरो पर हैं। आफ्टर द सेम टाइम पीरियड दोनों पीक को हिट करती हैं। आफ्टर द सेम टाइम पीरियड दोनों वापस मीन पर आ जाती हैं, जीरो वैल्यू। फिर दोनों इकट्ठे नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज पर पहुंचती हैं, फिर दोनों वापस इकट्ठे जीरो पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों की वोल्टेजेस इकट्ठे इकट्ठे बहन भाइयों की तरह, भाई भाइयों की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई जा रही हैं। तो हम इनका जब फेजर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, फेज वेक्टर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? वेव 1 को शो करना है हमने, इस हिसाब से वैसे शो करना चाहिए, वरना आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं। नीचे हमने इनको ब्लू और रेड से शो किया, तो ब्लू को हम करते हैं 1 और रेड को हम करते हैं 2। ठीक है, तो यहां पर देखें 2 की वोल्टेज थोड़ी कम है, छोटी है ना, एम्पलीट्यूड कम है, तो मैक्सिमम वोल्टेज उसकी कम है, तो इसलिए 2 का जो मैंने वो बनाया है, वेक्टर बनाया है, वो छोटा बनाया है। ठीक है, और 1 वाले की जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, तो उसका मैंने बड़ा वेक्टर बनाया है। ये हमने इस पॉइंट को अप्लाई कर दिया कि द लेंथ ऑफ द वेक्टर टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दोनों इकट्ठे जीरो पर हैं। ठीक है ना, ये दोनों जब रोटेट करेंगे आफ्टर टाइम t/4 दोनों इकट्ठे यहां पर पहुंच जाएंगे, यानी कि दोनों के वेक्टर्स आफ्टर t/4 इधर होंगे और ये दोनों वेक्टर्स आफ्टर t/2 इधर होंगे। आफ्टर 3t/2 ये दोनों वेक्टर्स इधर होंगे। फिर आफ्टर टाइम t यहां पर पहुंच जाएंगे वापस उसी पोजीशन पर। तो ये इकट्ठे इकट्ठे जो है मूव कर रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये क्या है? ये इन फेज है। ठीक है, इन फेज है। लेकिन अगर आप इन दोनों डायग्राम्स में देखें तो इस तरह दोनों की वोल्टेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, एक आगे पीछे हो गया है। ठीक है ना, तो अब कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, इस चीज को हम कहते हैं फेज लीड और फेज लैग। ठीक है ना, ये तो इन फेज है, हम कहते हैं इन दोनों फेज में फेज डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों का फेज जीरो है, 0 - 0 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 है। इनमें फेज डिफरेंस है, दोनों इकट्ठे 90 पर नहीं पहुंच रहे। जब एक पीक पर है दूसरी कहीं और है, दूसरी पीक पर है पहली कहीं और है, तो ये आगे पीछे वाला काम है। तो इनमें फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस में फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं फेज लीड को और फेज लैग को। अब जब आप इस किस्म की डायग्राम देखते हैं तो आपने ये करना है कि पहले तो इनको क्लासिफाई कर लेना है। 1 को देखें, 1 वाले को मैं ब्लू कर देता हूं और दूसरे को हम कर देते हैं रेड। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट 0 वाले पॉइंट पर देखना है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर पहले ये दूसरी वाली वेव है रेड वाली, इसका फेज एंगल यहां पर क्या है? 0 रेडियंस। ठीक है, 0 पर है ना, तो 0 रेडियंस। अभी स्टार्ट ही कर रही है, 0 पर है और मैक्सिमम की तरफ जा रही है, पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ। अगर ये 0 पर होती और नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रही होती तो हम कहते हैं इसका फेज 180 है। ठीक है ना, जैसा कि यहां पर होता है। तो ये वेव अभी यहां पर है, 0 पर है और पॉजिटिव पर जा रही है, तो 0 रेडियंस या 0 डिग्रीज ही इसका फेज एंगल है। जबकि वेव 1 को देखें, जो ब्लू वाली है, वो अपनी पीक पर है। तो जब AC अपने पीक पर होता है तो उस वक्त उसका क्या फेज एंगल होता है? π/2 रेडियन होता है। तो ये जो दूसरी पहली वाली वेव है, इसका फेज एंगल इस वक्त π/2 रेडियन है। यानी कि ये वाली पहली वाली वेव, ब्लू वाली वेव, ऑलरेडी अपना 1 क्वार्टर साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, तो हम जब फेजर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए दोनों की मैंने लेंथ बराबर बना दी, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है, बड़ी छोटी नहीं है। यहाँ पर बड़ी छोटी थी तो मैंने एक छोटा एक बड़ा बनाया था, अब दोनों को मैंने बराबर बना दिया है। तो वेव 2 जो है उसका 0 है, उसको 0 वाले पोजिशन पर मैंने बना दिया कि वो अभी 0 रेडियन के ऊपर है। ठीक है, इसका एंगल 0 रेडियन। पहली वाली उसी टाइम के ऊपर 90 के ऊपर है, तो उसको मैंने 90 वाले पोजीशन के ऊपर ही बनाया है, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर उसका जो फेज एंगल है वो π/2 रेडियन है, तो उसको मैंने उसी पोजीशन में बना दिया। अब यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ये हजरत साहब। एक जो है वो इस तरफ है, ब्लू इस तरफ है और ये इस तरफ है। अब ये दोनों रोटेट करेंगे इकट्ठे इकट्ठे, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड तो बराबर है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक का टाइम पीरियड आगे एक का टाइम पीरियड कम है। तो
इस तरह से रोटेट करेंगे, रेड वाला 90 पर आ जाएगा और ब्लू वाला 180 पर। फिर इस तरह से रोटेट करेंगे तो रेड वाला जो है वो 180 पर आ जाएगा, ब्लू वाला 270 पर। फिर इस तरह से रोटेट करेंगे फर्दर तो रेड वाली जो वेव है वो 270 पर आ जाएगी, ये 360 पर। यानी कि हमेशा इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जरूर रहेगा, ठीक है। और इसमें भी 90 डिग्री, ये जो ब्लू वाली वेव है ये 90 डिग्री हमेशा आगे रहती है, ठीक है ना। जब ये रेड वाली वेव इधर पहुंचेगी तो ब्लू वाली वेव इधर पहुंच चुकी होगी। फिर जब ये रेड वाली वेव इधर पहुंचेगी तो ब्लू वाली वेव फिर 90 डिग्री आगे पहुंच चुकी होगी। फिर ये रेड वाली वेव इधर पहुंचेगी तो ब्लू वाली वेव फिर उससे आगे पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना। हमेशा इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का फेज एंगल का डिफरेंस रहता है। इसी चीज को वेव फॉर्म में दे समझें तो ये 0 है तो वो 90 है। जब ये π/2 पर पहुंची, 90 पर पहुंची, तो वो 180 पर पहुंच गई। जब ये 180 पर पहुंची है तो ये वाली वेव 270 पर पहुंच चुकी है। जब ये 270 पर पहुंची है तो ये वेव 360 पर पहुंच चुकी है। तो हमेशा 90 का फेज डिफरेंस है। इस चीज को यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फेजर डायग्राम आपको कितनी सिंपली समझा देती है कि इस पोजीशन पर ये 0 पर है तो वो 90, और जब ये रोटेट करेंगे तो अगेन जिस तरह से मैंने पहले शो किया अभी इस पोजीशन में है 0 और 90 की तरह, लाइक दिस। ये रोटेट करेंगे तो इस तरह से रोटेट कर देंगे। करीब आके मैं समझाऊं तो इस तरह से, अभी ये 0 और 90 पर है, रोटेट करेंगे रेड वाली इधर आ जाएगी, दूसरी वाली इधर आ जाएगी, फिर रोटेट करेंगे रेड वाली इधर, ये वाली इधर। तो हमेशा आपस में 90 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो ब्लू वाली वेव है, दिस लीड्स वन है ना इसका नाम ब्लू वाली वेव का, वन लीड्स टू बाय 90 डिग्रीज। ये इसको हम फेज लीड कहते हैं। ये फेज लीड का कॉन्सेप्ट है। या इसी चीज को आप यूं भी कह सकते हैं कि 2 लैग्स बिहाइंड 1 बाय 90 डिग्रीज। ये इस तरह से है कि मैं यहां पर चल रहा हूं और मेरे पीछे पीछे एक और बंदा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं उसके हमेशा 1 मीटर आगे रह रहा हूं या 1 कदम आगे रह रहा हूं। तो वो कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पीछे डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, फॉर एग्जांपल आपके बायो के टीचर, तो वो कहेंगे डॉक्टर नुमान इज 1 स्टेप अहेड ऑफ डॉक्टर अब्दुल्ला। या अगर मैं पीछे हो जाऊं, डॉक्टर अब्दुल्ला मेरे आगे चलने लग जाएं, तो वो कहेंगे कि डॉक्टर नुमान इज 1 स्टेप बिहाइंड, लैग्स 1 स्टेप बिहाइंड डॉक्टर अब्दुल्ला, ठीक है ना। इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करना है, हमने समझना है। अब फेज लैग की और लीड की एक और एग्जांपल भी पढ़ते हैं। इसको जरा साइड पे होने दें, इसको मैं टाइडी अप कर दूं। अब यहां पर देखें, अगेन वेव 1 जो है वो ब्लू है, वो इस तरह से शो की हुई है, दिस इज वेव 1। एंड वेव 2 है वो रेड है, वो इस तरह से शो की हुई है, दिस इज वेव 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप देखें कि जिस पॉइंट पर ये 0 पर है वेव 2, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेव 2 को यहां पर, अभी इसको ना देखें, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखना है आपने। वेव 2 0 पर है, मैंने वेव 2 को 0 पर ड्रॉ कर दिया, रेड वाली को। उसी पॉइंट पर वेव 1 कहां पर है, वेव 1 है 270 के ऊपर, लोअर एक्सट्रीम पर, और वापस मीन की तरफ जा रही है। यानी कि इस पोजीशन पर है, लोअर एक्सट्रीम पर और वापस मीन पोजीशन पर जा रही है, वापस 0 वाले पॉइंट के ऊपर जा रही है। तो मैं इसका फेज एंगल 270 ड्रॉ करूंगा, और मैं 270 इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो आप देखें इस चीज में, इस डायग्राम में कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है ना। हमने एंटी क्लॉकवाइज ही रन करना है ना। तो ये हजरत साहब अभी पीछे हैं, वो हजरत साहब पहले 0 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। ये हजरत साहब पीछे हैं, वो हजरत साहब आगे हैं। जब ऐसा होगा, अभी ये इस तरह से हैं, आफ्टर 90 डिग्रीज ये रोटेट करके इधर पहुंच जाएंगे, ये रोटेट करके इधर पहुंच जाएंगे। तो ये अभी 0 पर ही होंगे हजरत साहब, जो नीले वाले हजरत साहब हैं, और रेड वाले हजरत साहब ऑलरेडी 90 डिग्री आगे होंगे। फिर बाद में दोबारा रोटेट करेंगे तो ब्लू वाली वेव जो है वो 90 डिग्री पर पहुंचेगी, रेड वाली वेव 180 पर पहुंच चुकी होगी। फिर दोबारा रोटेट करेंगे, अगेन ब्लू वाली वेव 180 पर पहुंचेगी, रेड वाली 270 पर पहुंच चुकी होगी। इस चीज को यहां पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली। जब ये 90 डिग्री पर पहुंचे हैं तो ये अभी 0 पर है, ये वापस रेड वाली वेव 180 डिग्री पर पहुंच चुकी है। तो उस वक्त ये वाली वेव अभी पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर है। ये वाली 270 पर पहुंच चुकी है, ब्लू वाली वेव अभी 180 पर पहुंची है। ये वाली वापस 0 पर पहुंच चुकी है, वो भी 270 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। तो
हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि रेड वाली वेव यहाँ पर लीड कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को इस तरह से आप ड्रॉ नहीं करना। आपने एक वेव को हॉरिजॉन्टल रख दिया, ठीक है, दूसरी को उससे आगे ड्रॉ करना है तो उससे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ करें। तो अगर मैं यूं पोजीशन ड्रॉ करूं, जिस तरह से यहां पर ड्रॉ की हुई है, रेड वाली वेव को इधर रखा हुआ है और इसको यहां पर रखा हुआ है, तो ये नीचे ड्रॉ करने से थोड़ा सा वेगनेस पैदा हो जाती है कि बच्चों को लगता है कि एज इफ पता नहीं ये वाली आगे कि ये वाली पीछे। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो इसकी है, जो की जाती है, जो फॉलो करनी ही है, वो ये है कि एक को आप हॉरिजॉन्टल ही रखें, दूसरे को उससे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्यों ना इसको यूं घुमा के यूं ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, हमने ये ब्लू वाली वेव को इधर रख दिया और रेड वाली वेव को इधर रख दिया। बात वही है, आप चाहे इसको यूं ड्रॉ कर लें तो हमेशा ये ब्लू वाली वेव पीछे ही रहेगी, या आप इसको फिर यूं ड्रॉ कर लें। तो यहां पर इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि जो एक वेव है उसको जो लैग कर रही है उसको आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे ऊपर रखें और दूसरी को आगे कर लें। जिस तरह यहां पर जो लैग कर रही थी उसको हमने हॉरिजॉन्टल पर रखा था, दूसरी को आगे कर दिया था, ताकि समझने में आसानी हो। बंदा देखे फौरन उसके दिमाग में हो कि हाँ जी ये यहां पर है और वो उससे 90 डिग्री इतना आगे है, तो जो लैग कर रही है उसको हमेशा आपने इधर रखना है। ये कन्वेंशनल चीज है। अदरवाइज इसको इसी चीज को आप यूं भी रिप्रेजेंट कर लें, ये भी बेसिक वही चीज है कि ये 90 पर है तो उस वक्त ये 270 पर होगा। इससे भी क्लियर नजर आ रहा है कि ब्लू वाली वेव रेड वाली वेव से 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये है, इसलिए यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि ब्लू वाली वेव को इधर रखा हुआ है और रेड वाली वेव को इधर रखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि जहां पर आपको ये फॉर्म दी जाए, लेकिन फिर आप ये सोच के परेशान ना हो जाएं कि जी रेड वाली वेव तो 0 पर है, बिल्कुल ठीक है, सर ने बताया था, समझ में आ गई। ब्लू वाली वेव तो यहाँ पर 270 पर है, लेकिन यहाँ पर तो रेड वाली को 90 और ब्लू वाली को 0 दिखाया हुआ है। ये क्या, ये तो क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका अपना जो दिमाग है वो यहाँ पर इसको ग्रैस्प कर नहीं पा रहा क्योंकि आपने लेक्चर नहीं सुना। क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज अभी बता रहा हूं, इस चीज को समझना है। मैं ये इस तरह की वेव दूंगा और ऑप्शन में ये और ये दोनों ऑप्शन दे दूंगा, और फिर आपने अगर इसको सेलेक्ट किया तो फिर आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। ये ऐसे नहीं करना, खुदा का वास्ता, अल्लाह का नाम लो, अभी सुन लो, इसको ऐसे करना है। ऐसे अगर किया, ऐसे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे आपने करना है, ठीक है। ऑप्शन में ये दोनों होंगे तो आपने इसको प्रेफर किए बगैर इसको करना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट ऑप्शन करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया ही ना हो, फिर आपने बाकियों में से देखना है कि जो आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रही है ऑप्शन, वो ठीक है, ठीक है ना, जो आपको एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है कि हाँ रेड वाली जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है बाय 90 डिग्रीज। फिर आप सारों को देखेंगे कि कौन से फेजर डायग्राम में 4-5 सर्कल बने होंगे, कौन से फेजर डायग्राम में जो है रेड वाली लीड कर रही है ब्लू वाली को बाय 90 डिग्री, उसको सेलेक्ट कर लेंगे अगर ये कन्वेंशनल स्टैंडर्ड फॉर्म ना दी गई हुई, ठीक है। चलें जी, ये खत्म हो गया आपका। अब ऑफ कोर्स इसका पास पेपर एनालिसिस नहीं है, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट और फ्लूइड डायनामिक्स इससे पहले कभी भी शामिल नहीं हुए। बहुत ही पुराने उसमें शामिल हुए हों तो हुए हों, लेकिन वो वाले पास पेपर्स अभी रेलेवेंट नहीं है। नेशनल एमडीकैट में कभी भी ये 2 चैप्टर्स शामिल नहीं रहे। आपका जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला है, चलो वो तो मैं फोर्स एंड मोशन में आपको पढ़ा देता हूँ, वो तो उसका हम उधर ही कर लेंगे काम, जो भी करना होगा। बट इन दोनों के पास पेपर एनालिसिस जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे। सो इनका आपका क्विज जो है आपने वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही सॉल्व करने हैं। क्विज में कोई चीज़ गलत होती है तो फौरन वापस रिटर्न करना है लेक्चर के उस पोर्शन के ऊपर जहां पर वो चीज़ समझाई गई थी। 99.999% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका होता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड करके अभी बैठ के ही क्विज बनाता हूं और जो जो बातें मैं बताता हूं उन्हीं बातों को टेस्ट करने के लिए हर उसके ऊपर एक एक क्विज का एक MCQ होता है। तो आपने वापस रिवर्ट बैक करना है बिफोर बॉदरिंग डाउट सॉल्वर्स, बिफोर बॉदरिंग अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। और अगर नहीं मिलता फिर आपने डाउट सॉल्वर की तरफ जाना है, वहाँ से नहीं मिलता फिर आपने जैन भाई की तरफ जाना है, आपने हेड की तरफ जाना है। फिर भी नहीं मिलता फिर आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, मैं बता सकता हूँ। तब तक उतनी नौबत नहीं आएगी, मुझ तक पहुँचते पहुँचते सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, या अगर कोई ज़्यादा ही मुश्किल चीज़ है तो उस पर मैं एज सच आपको जिस तरह वीडियो बना के आपके अनाउंसमेंट ग्रुप में सेंड कर देता हूँ कर दूंगा। सो इसको अच्छे तरीके से करना है। आज के लिए इतना ही स्टार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाया है, सिर्फ फेज़ ही पढ़ा है, इतना कोई लंबा काम नहीं किया।
आगे से हम थोड़ा सा स्पीड अप होंगे, इसी हफ्ते में ही हम इन पूरे के पूरे 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, खुदा हाफिज़।